अब देखिए, आप ये वीडियो देखकर सोच रहे होंगे कि यार गवर्नमेंट तो बीजेपी की बनी है, फिर मोदी मैजिक ओवर का सवाल क्यों पूछ रहा है ये गधा। पहली बात, गधा बोलने की क्या जरूरत है। दूसरी बात, ये सवाल जायज है आई थिंक टू एन एक्सटेंट, और इसलिए जायज है क्योंकि इलेक्शन के पहले देखिए बीजेपी ने क्या एक्सपेक्टेशन सेट किए थे। हम सबको तुम्हारा इंतजार रहेगा। चिट्ठियां लिखते ना खुद ही चले जाओ। अरे ये वाली एक्सपेक्टेशन नहीं यार, लगता है एडिटर यूपी का है। ये वाली एक्सपेक्टेशन। पूरा देश कह रहा है अब की बार लक्ष्य 400 पार का है। 400 पार। पहले नरेंद्र मोदी कह रहे थे 400 पार। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं हमें 400 सीट चाहिए। और रिजल्ट क्या आया? As polls were predicting, 289 is the number for the NDA. बीजेपी आप समझिए 245 के आसपास है। The results in Uttar Pradesh are not only surprising but shocking for us. जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले। Now the exit polls predicted a major surprise in the state of West Bengal for the ruling Trinamool Congress. The BJP's juggernaut has been stopped in the state. किती स्टॅटिस्टिक्स मी मांडलं असलं तरी जागा कमी आलेल्या आहेत। लेकिन इतने सेटबैक के बाद भी देखिए, गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही बनेगी, आएगा तो मोदी ही। आएगा तो मोदी ही। लेकिन इवन दो बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, ये बीजेपी के लिए एक सेटबैक तो है, क्योंकि मोदी अपने करियर में पहली बार खुद सिंपल मेजॉरिटी नहीं बना पाए हैं। और अब बीजेपी की गवर्नमेंट को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर एक कोalition गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। और नीतीश कुमार जी तो डीडीएलजे की काजोल से भी ज्यादा बार पलट चुके हैं। एक हफ्ते पहले ऑल आइज ऑन राफा का ट्रेंड चल रहा था और इस हफ्ते ऑल आइज ऑन नीतीश बाबू का ट्रेंड चल रहा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस इलेक्शन के रिजल्ट से जुड़े सबसे बड़े सवालों की। बीजेपी के इस सेटबैक के पीछे क्या फैक्टर्स थे? क्या मोदी मैजिक सही मायने में खत्म हो रहा है? क्या यह डिक्टेटरशिप का प्रोपेगेंडा यूट्यूब का काम कर गया? क्या बीजेपी की गवर्नमेंट एक्चुअली गिर सकती है कोलिशन पार्टनर्स की वजह से? बीजेपी के बड़े कैंपेन प्रोमिसेस का क्या होगा, जैसे यूसीसी, काशी मथुरा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? मोदी 3.0, मोदी 1.0 और मोदी 2.0 के मुकाबले कैसा दिखेगा? इनके साथ साथ बीजेपी के लिए जो पॉजिटिव्स भी हैं उनको भी देखेंगे। तो इन सब के जवाब इस वीडियो में आपके लिए। शुरू करते हैं। हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेकंड प्रणाम। देखिए, जब भी किसी इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं तो उससे रिलेटेड मीम्स भी काफी जनरेट होते हैं। देखिए, कुछ समय पहले मोदी जी इंडियन टीम को दिलासा देने गए थे फाइनल के बाद। कुछ लोगों ने मीम बना दिया जिसमें कोहली अब मोदी और शाह को दिलासा दे रहे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि भाई राहुल बाबा वो बैक बेंचर हैं जो 40% आने पे जस्ट पास होने के बावजूद भी टॉपर से ज्यादा जोर से सेलिब्रेट करता है। लेकिन राहुल गांधी जी से भी बड़े चैट तो आम आदमी पार्टी वाले हैं, जिनकी दिल्ली में 0 सीटें आने के बावजूद वो केजरीवाल की भटकती आत्मा को लड्डू खिला रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू सम मीम्स, नीतीश जी ने भी एनडीए ज्वाइन करते ही गुल खिलाने शुरू कर दिए हैं। इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद कम से कम ये जो डिक्टेटरशिप वाला एंगल है ये तो पूरी तरह से फेल हो चुका है। ये किस तरह का डिक्टेटर है भैया, जो ईवीएम भी हैक नहीं करवा पाया, न जबरदस्ती इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करके क्लियर मेजॉरिटी भी ले पाया। इस इलेक्शन के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि यूपी के लोग, जिनका लोग भैया भैया बोल के मजाक उड़ाते थे, गंवार गंवार बोल के मजाक उड़ाते थे, वो लोग रातों रात प्रोग्रेसिव हो गए हैं। जिन लोगों को पिछले हफ्ते अंधभक्त, ज़ॉम्बी और फैशिस्ट बोला जाता था, वो अब रातों रात पेट्रियोटिक कॉमन मैन बन गए हैं। और कमाल की बात देखिए भैया कि अब तो जय श्री राम भी हिंदू नेशनलिस्ट वॉर क्राई नहीं रहा। अक्षय कुमार ने वेलकम मूवी में कहा था ना, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, वही हो गया है। अब पानी पूरी बेचने वाले भैया नहीं रहे। और इस इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आपने नोटिस किया ही होगा कि लाइफ काफी अनप्रेडिक्टेबल होती है। उसी तरह देखिए, एक कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल करियर के लिए चाहिए गुड लुक्स, बिग मसल्स डोंट हर्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है करंट इंडस्ट्रियल स्किल्स। आपने आई एम श्योर देखा होगा कि रिसेंटली कितने मैसिव लेऑफ्स हुए हैं। 2-4 नहीं बल्कि मास लेऑफ्स हो रहे हैं और इसका बहुत बड़ा रीजन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई टूल्स का तेजी से ग्रो करना। आज की डेट में आप बिना अपनी एआई स्किल्स पे वर्क किए सर्वाइव ही नहीं कर सकते। फिर चाहे आप टेक रिलेटेड जॉब्स में हो या फिर नॉन टेक फील्ड में, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, फ्रीलांसर हो, ऑपरेशंस या फिर फाउंडर ही क्यों ना हो। बिना इन स्किल्स को अपग्रेड किए अब सर्वाइवल बहुत मुश्किल है जॉब मार्केट में। इसीलिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सीईओ हमने ग्रोथ स्कूल की एक 3 घंटे की एआई एंड चैट जीपीटी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है। वैसे तो ये वर्कशॉप पेड होती है, लेकिन हमारे पहले 1000
सेक्युलर सब्सक्राइबर्स के लिए ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री है। मैंने पर्सनली ये वर्कशॉप कंप्लीट की है और मुझे अपनी शो की रिसर्च में और शो की राइटिंग में ऑलरेडी बहुत फायदा हुआ है। मैं इस कोर्स को 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा। 10 लाख से ज्यादा लोग मेरी तरह ही इस वर्कशॉप को अटेंड करके उसका लाभ पा चुके हैं। इस वर्कशॉप से आप जॉब हंटिंग स्किल्स, रेज्यूमे, ईमेल राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक्सेल शीट में कैसे सॉल्व करें, इसके स्किल्स, प्रेजेंटेशन के स्किल्स, इवन अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। इन स्किल्स को इंप्रूव करके आप अपनी अर्निंग पोटेंशियल के साथ साथ सैलरी हाइक और बेहतर जॉब सिक्योरिटी भी इंश्योर कर सकते हैं। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस वीडियो को देखते ही लिंक पर क्लिक करें और अपना फ्री स्लॉट आज की आज ही बुक करें। तो देखिए, आपने इलेक्शन के ब्रेकडाउन पर बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और उनमें से एक बड़ा निष्कर्ष ये निकला है कि बीजेपी को यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में सबसे बड़ा घाटा हुआ है। इन सारे स्टेट्स में बीजेपी और सारे पोलस्टर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अब आपने देखे सारे रिजल्ट्स तो देख ही लिया होंगे, लेकिन अब ये सोच रहे होंगे कि इन रिजल्ट्स के पीछे रीजंस क्या हैं। देखिए, कई एनालिस्ट को स्टडी करके हमने कंपाइल किए हैं कि द फॉलोइंग आर द रीजंस कि क्यों बीजेपी ने इस इलेक्शन में 2019 के मुकाबले अंडर परफॉर्म किया है। पहला, कास्ट मैट्रिक्स के गेम में ऑपोजिशन पार्टीज ने बीजेपी को मात दे दी। लोकल लीडरशिप को इग्नोर करके बुरे कैंडिडेट्स को चुना गया। इस इलेक्शन में आरएसएस ने साइडलाइन फील किया और प्रॉपर्ली कैंपेन नहीं किया बीजेपी के लिए। बीजेपी टॉप लीडरशिप में एक एरोगेंस था कि सिर्फ मोदी जी के नाम पे ही भारत के कोने कोने में सारी सीटें जीत जाएंगे हम लोग, कैंडिडेट का फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जो डिफेक्टर्स बीजेपी में आए, उनमें से मेजॉरिटी डिफेक्टर्स अपनी सीटों पर हार गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास अभी तक बीजेपी के लिए काम नहीं कर पा रहा है एज फार एज द मुस्लिम कम्युनिटी इज कंसर्न्ड। एक्सट्रीम मंडल पॉलिटिक्स की जीत हुई है, यानी कास्ट अभी भी भारत में बहुत रेलेवेंट है। एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म की जीत हुई है और लैक ऑफ एजुकेशन रिफॉर्म का रिजल्ट आज भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इन रीजंस को जरा डिटेल में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो पोलस्टर्स के लिए, बीजेपी के लिए भी इन अ वे सबसे सरप्राइजिंग रिजल्ट रहा था। 2019 में बीजेपी को यहाँ 80 में से 62 सीट्स मिली थी और आज 2024 में बीजेपी को ऑलमोस्ट आधी सीट मिली है, यानी 33। तो क्या रीजन हो सकता है कि राम मंदिर बनवाने के बावजूद यूपी में बीजेपी की इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही? देखिए, पहला रीजन तो है कि समाजवादी पार्टी ने अपने यादव और मुस्लिम बेस को पूरी तरह से कंसोलिडेट करके रखा रहा इस पूरे इलेक्शन में, और उसके साथ ही साथ बीजेपी से नॉन यादव ओबीसी और शेड्यूल कास्ट वोटर्स को भी खींचने में कामयाब रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2024 में कास्ट मैट्रिक्स को समझना और उस हिसाब से कैंडिडेट्स को चुनना, जो बीजेपी की पिछले 10 साल में स्पेशलिटी हुआ करती थी, उस स्पेशलिटी में सपा ने बीजेपी को मात दे दी। आप देखिए कि यूपी में अखिलेश यादव ने 33 नॉन यादव ओबीसी, 19 शेड्यूल्ड कास्ट और 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया। यह बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे नॉन यादव ओबीसी को भी टिकट दिया गया सपा के द्वारा, क्योंकि सपा को बेसिकली यादव और मुस्लिम पार्टी माना जाता है। इनमें से 14 तो खुद बीएसपी के टॉप एक्स लीडर्स थे, तो बीएसपी के वोट भी खींच लिए। और इस वजह से यूपी की अगर बात करें तो बीएसपी का जो मेजर शेड्यूल कास्ट वोट है, वो भी इस बार बीजेपी के बजाय सपा को गया है। साथ ही साथ कुछ अपर कास्ट वोटर्स को भी ये खींचने में कामयाब हो गए हैं। कुछ राजपूत लीडर्स का ये मानना था कि बीजेपी जो है वो राजपूत और कुछ अपर कास्ट कम्युनिटीज को हल्के में ले रही है। अगर यूपी की बात करें तो 2014 में बीजेपी ने 21 क्षत्रिय कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें से 19 जीते थे, पर वही 2024 पोल्स में अराउंड 10 राजपूत कैंडिडेट्स खड़े किए थे और बीजेपी के लीडर जैसे पुरुषोत्तम रूपाला के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से भी कुछ राजपूत कम्युनिटी के लीडर्स नाराज हो गए थे। राजस्थान में बीजेपी 7 ऐसी सीटें हारी है जहां पर राजपूत कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया था। और अगर अयोध्या की बात करें तो यहां पर कैंडिडेट्स का सिलेक्शन आपको क्लियरली दिखाई पड़ता है कि राम मंदिर बनवाने के बाद भी आप फैजाबाद में कैसे हार गए। फैजाबाद के लोगों का कहना है कि लल्लू सिंह जो है वो वहां के अच्छे कैंडिडेट नहीं थे। वो बेसिकली उन्होंने काम करना बंद कर दिया था कि भाई मंदिर बन गया, अब काम करने की क्या जरूरत है, मंदिर के नाम पर जीतेंगे और मोदी जी के नाम पर जीतेंगे। अयोध्या के कुछ लोगों का यह भी कहना है कि मंदिर बनवाने के लिए जो बहुत सारे रोड्स को बड़ा किया गया था, एरिया को क्लीन किया गया था, उसमें बहुत सारी दुकानें तोड़ी गई थी, लेकिन दुकान के मालिकों को एडिक्वेटली कॉम्पनसेट नहीं किया गया था। तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं दिए, कुछ हर्जाना नहीं मिला, 1 रुपया नहीं दिए।
और इन सारी रीजंस की वजह से फैजाबाद के लोग भी बीजेपी से थोड़े नाराज चल रहे थे। अगर आप सबका साथ सबका विश्वास वाले थ्योरी को देखें, जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने बहुत आउटरीच किया था मुस्लिम कम्युनिटी को, तो उसमें आप देखिए कि देश में 15 मुस्लिम मेजॉरिटी कंस्टिट्यूएंसीज हैं, उनमें से एक सीट पर भी बीजेपी नहीं जीती है। जीतना तो छोड़िए, रनर अप भी नहीं है कहीं पर भी। तो सबका साथ सबका विश्वास अभी तक बीजेपी के लिए कारगर साबित नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गांव में पोलिंग बूथ पर जहां 100% मुस्लिम मतदाता है, टोटल वोटिंग हुई है वहां पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। प्रॉब्लमैटिक बात एक और रही है कि पंजाब को अगर आप देखें तो वहां पर अमृतपाल सिंह और एक और खालिस्तानी सीटें जीते हैं। अमृतपाल सिंह तो जेल में रह के भी जीत गया इलेक्शन, बताइए। अमृतपाल की तरह ही जम्मू कश्मीर के बारामूला सीट से भी इंजीनियर राशिद नाम के एक बंदे ने इलेक्शन जीता है, जो खुल्लम खुल्ला सेपरेटिस्ट है। इसने तो ओमर अब्दुल्ला को हरा दिया है। तो जो फैक्टर्स हमने इनिशियली बात किए थे, उन फैक्टर्स को देखते हैं। पहला फैक्टर है कि क्या यूट्यूब का बहुत फर्क पड़ा है। वेल, आप अगर ऐसा मानना चाहते तो ठीक है, लेकिन 2019 में तो फर्क नहीं पड़ा था। 2019 में भी इन्होंने बहुत कोशिश की थी। और अगर आप इन यूट्यूबर्स के डेमोग्राफिक्स को भी देखेंगे तो इनके मेजर ऑडियंसेस जो हैं वो अर्बन सेंटर्स में है, चाहे टियर 1 या टियर 2 हो। इन जगहों पर मोस्टली बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इन्होंने डिक्टेटरशिप का मुद्दा उठाया था, लेकिन डिक्टेटरशिप वाले मुद्दे में लोगों का इंटरेस्ट नहीं था। बीजेपी को जो सबसे ज्यादा हानि हुई है वो 3 चीजों से हुई है: कास्ट, वेलफेयर और कैंडिडेट्स। कास्ट को अगर आप देखें तो कास्ट मैट्रिक्स में मैंने जैसा बताया कि सपा ने बीजेपी को 2024 में काफी अच्छे से मात दे दी है। ऑपोजिशन ने सक्सेसफुली ऐसा शो किया कि बीजेपी अगर इलेक्शन जीतती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देंगे और शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन हटा देंगे। जो संविधान बदलने निकले हैं, देश की जनता उन्हें बदलने का काम करेगी। इन्होंने इनसे किसी ने पूछा जी 400 सीट क्यों चाहिए? बोले बड़े बड़े काम करने हैं। यहाँ भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर, और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। बीजेपी के नेताओं ने साफ कहा है कि अगर चुनाव में जीत होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। बीजेपी इसको प्रॉपर तरीके से काउंटर नहीं कर पाई। उसके ऊपर से फैजाबाद के लल्लू सिंह ने एक और कंट्रोवर्शियल रिमार्क दे दिया था कि बीजेपी अगर 2/3 मेजॉरिटी में आ गई तो बदल देंगे कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल कास्ट वोटर को लगने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे मतलब रिजर्वेशन हटा देंगे। उसके साथ साथ ऑपोजिशन ने यह भी दिखाया कि एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म अभी भी भारत में बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। आप मुद्रा, उज्ज्वला, स्किल अप स्कीम जैसे कितने भी स्कीम बनाएं, लेकिन अल्टीमेटली भारत जैसे देश में जहां बहुत सारे लोग गरीब हैं, जहां अभी भी जॉब्स की प्रॉब्लम है, वहां पर लोगों को उनके पॉकेट में डायरेक्ट पैसे भेजने की स्कीम सबसे सक्सेसफुल साबित हुई है। देखिए, द प्रूफ इज इन द पुडिंग। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस ने ठकाठक प्रॉमिस किया, उनको वोट मिले। 8,500 रुपए महीने के ठकाठक अंदर। वेस्ट बंगाल में औरतों को दीदी ने 1,000 रुपया पर महीना ठकाठक प्रॉमिस किया, उनको वोट मिले। इनफैक्ट बीजेपी को भी अगर देखें तो मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान मामा है, मामा ने लाडली बहन योजना में औरतों को फ्री में पैसे प्रोवाइड करने शुरू किए। मध्य प्रदेश को क्लीन स्वीप कर लिया बीजेपी ने। क्योंकि आज शाम को ही मैं आपके खाते में लाडली बहना योजना के अंतर्गत सीधे 1,000 रुपया डालूंगा और फिर हर महीने की 10 तारीख को ये 1,000 रुपया आपके खाते में लगातार आते रहेंगे। तो क्लियरली ये जो एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म वाली स्ट्रेटेजी है, ये ऑपोजिशन की टू एन एक्सटेंट काम कर गई। उसके बाद बात करते हैं कैंडिडेट्स की। तो गलत चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स के साथ साथ बीजेपी की एरोगेंस की भी बात करनी पड़ेगी थोड़ी। देखिए, बीजेपी के लोगों को ये आइडिया था कि मोदी के नाम पर ही पूरा का पूरा इलेक्शन जीत लिया जाएगा, और ये एरोगेंस देखिए थोड़ा सा तो फेल हुआ है। इन्होंने सोचा था कि भाई हम कोई भी लीडर कहीं से भी खड़ा कर देंगे। इन्होंने हर एक पार्टी से डिफेक्टर्स जमा किए और लोकल बीजेपी या आरएसएस के कार्यकर्ताओं के बजाय इन डिफेक्टर्स को टिकट दे दिया। और आप देखिए कि ये स्ट्रेटजी काफी बुरी तरह से बैकफायर की है कि बीजेपी ने 110 डिफेक्टर कैंडिडेट्स को खड़ा किया था, उनमें से 69 हारे हैं, यानी ओवर 60% डिफेक्टर कैंडिडेट्स हारे हैं।
ये दिखाता है कि बीजेपी ने लोकल लीडरशिप को इग्नोर किया, अपने कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया, उनके सजेशंस को इग्नोर किया, क्योंकि वो अपनी पार्टी को ग्रो करने और खुश रखने से ज्यादा ऑपोजिशन को ह्यूमिलिएट करने में इंटरेस्टेड थे। और इसका एक प्राइम एग्जांपल है कि किस तरह से पोटेंशियली आरएसएस को एटलीस्ट उत्तर प्रदेश में साइडलाइन किया गया है। आपने देखा होगा कि जेपी नड्डा जैसे सीनियर लीडर्स ने ऐसा कहा था, जनता पार्टी किसी को सब्सक्राइब नहीं करती है। भगवा डज नॉट मीन भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी मीन्स सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और हम उसको लेकर के चले हुए हैं। आप अगर देखिए ये बयान तो बेसिकली राहुल गांधी के लेवल का बयान नहीं है। नड्डा साहब ने बेसिकली ऐसा कह दिया कि बीजेपी अब आत्मनिर्भर है, हमको आरएसएस की अब जरूरत नहीं है। भाई ये तो थोड़ा सा एरोगेंट हो गया ना। ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। ये तो वही बॉलीवुड वाले सीन की हालत है कि भाई जिसने तुम्हें खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, पाला, पोसा, इतना बड़ा किया, पैसे मिलने के बाद तुमने उसी को लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। और प्रिंट का एक आर्टिकल था जिसमें एक आरएसएस वर्कर ने कहा कि जिस संगठन को हमने पौधे से वृक्ष बनाया वो आज हमें ही तवज्जो नहीं दे रहा है। आरएसएस वर्कर्स कहते हैं कि एक नियर कंप्लीट निग्लेक्ट किया गया है आरएसएस का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उत्तर प्रदेश में, जहां पर पार्टी के बाहर से आए हुए डिफेक्टर्स को बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता के ऊपर प्रेफरेंस दिया गया है। कुछ आरएसएस वर्कर्स ने कहा है कि बीजेपी ने हमें मैसेज भेजा है इस इलेक्शन में कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। वो आके संघ के लीडर से मिले भी नहीं है इलेक्शन के पहले आरएसएस लीडर्स को कंसल्ट किया जाता था जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही होती थी इलेक्शन के समय पे। इस बार वो कंसल्टेशन नहीं किया गया है। इन कारणों की वजह से एटलीस्ट उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में कुछ आरएसएस वर्कर्स ने कहा है कि वो तो कैंपेन करने के लिए ही नहीं गए, उन्होंने भले ही बीजेपी को वोट दिया हो। जनरली आरएसएस बीजेपी साथ में कैंपेन करते हैं। कुछ ऐसे लोग जो जनरली पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ा शायद शक की निगाह से भी देखते हो, लेकिन वो आरएसएस वर्कर्स को फिर देखते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि चलिए आरएसएस ने बोल दिया है तो अब जाकर बीजेपी को वोट कर ही देंगे। इसीलिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल कमांड को लेनी चाहिए और सारा ब्लेम इस तरह से योगी पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि क्लियरली लोकल लीडरशिप के आइडियाज को और लोकल लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट इग्नोर किया गया है। उसी तरह एक्सपर्ट्स का मानना है कि राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, जिसका इलेक्शंस पर पार्टी में बुरा इफेक्ट पड़ा। राजस्थान में जाट जो थे वो ऑलरेडी नाराज थे और उनके कैंडिडेट्स को भी बीजेपी ने सीट्स नहीं दी, बावजूद इसके कि कुछ लोकल लीडर्स ने सजेस्ट किया था कि ऐसा करना चाहिए वरना जाट वोटर्स जो है वो बीजेपी से दूर चले जाएंगे। महाराष्ट्र को भी अगर आप देखिए तो माना जाता है कि स्पेशली मुंबई में बीजेपी ने ऐसे कैंडिडेट्स चुने थे जो हाई कमांड को पसंद थे, लेकिन लोकल लीडरशिप जिससे एग्री नहीं करती थी, और ऐसे लोकल लीडर्स को इग्नोर किया गया जो एक्चुअली इलेक्शन जीत सकते थे, जिसकी वजह से उनकी मुंबई में इतनी बुरी परफॉर्मेंस रही है। मेरे हिसाब से एक और बड़ा रीजन है लैक ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म। अगर आप कम्युनिस्ट को देखेंगे और लेफ्टिस्टों को देखेंगे तो इलेक्शंस जीतने के बाद या पॉलिटिकली पावर में आने के बाद वो पहला काम ये करते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करते हैं, पर्टिकुलरली एजुकेशन को, क्योंकि उनको पता है कि एजुकेशन इज द की टू कंट्रोलिंग पीपल्स माइंड्स एंड चेंजिंग पीपल्स ओपिनियंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मकॉले ने 1835 में यही किया था और इंडिपेंडेंट इंडिया में कम्युनिस्ट ने यही किया था। देखिए बीजेपी बहुत समय से बात करती हुई आ रही है कि भाई हमें गलत हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, हम हिस्ट्री को फिक्स करेंगे, इंडियन एजुकेशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है, बट अल्टीमेटली उन्होंने इनफ एक्शन नहीं लिया है अभी तक। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भले ही उन्होंने अनाउंस की है लेकिन अभी तक प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं की है। एटलीस्ट अगर आप हिस्टोरिकल टेक्स्ट बुक्स को देखेंगे तो उतना कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। आपके पास अपॉर्चुनिटी थी पिछले 10 सालों में कि आप एक ऐसे जनरेशन ऑफ इंडियंस को डेवलप करें जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, सोशल स्टडीज के टेक्स्ट बुक्स में हिंदुत्व के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और आप बड़े आराम से हिंदुत्व को पूरे भारत में मेन स्ट्रीम कर सकते थे और लोगों के दिमाग में एक्सेप्ट करवा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। थैंकफुली थर्ड टर्म में आपके पास अभी भी चांस है। तो ऑब्वियसली सवाल उठता है कि देखिए थर्ड टर्म में क्योंकि कोalition गवर्नमेंट बन रही है तो ये मोदी 3.0 कैसा दिखेगा। पहली बात तो देखिए ऑपोजिशन को इलेक्शन कमीशन से माफी मांगनी चाहिए। इतना उन्होंने रिगिंग का जो झूठ फैलाया है, इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाया है, उनको माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली देखिए मांगेंगे नहीं और ना ही कोई उनसे अकाउंटेबिलिटी मांगेगा, खासकर ऐसे लोग जिनको देश में डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की बहुत चिंता है। एक चीज तो देखिए अगले 5 सालों में हो सकती है कि जिस तरह के डिसरप्टिव प्रोटेस्ट आपने देखे थे, चाहे फार्म प्रोटेस्ट हो, चाहे सीए के प्रोटेस्ट हो, वो अगर आपको बड़े प्रोटेस्ट लगे हो तो उससे भी 4-5 गुना बड़े प्रोटेस्ट आप देखने वाले हैं।
देखिए, ऑपोजिशन के मुंह में पहली बार खून लगा है। पहली बार उन्होंने देखा है कि मोदी को जख्मी किया जा सकता है और वो अब पूरी जी जान लगा देंगे मोदी को खत्म करने में, क्योंकि उनको पता है कि जब तक मोदी बचा रहेगा तब तक उनका करियर खतरे में है। और इसीलिए ऑपोजिशन इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ और मीडिया के साथ मिलकर कास्ट सेंसस और जितनी आबादी उतना हक को लेकर पूरे देश में चक्का जाम शुरू होगा। कास्ट, लैंग्वेज और रीजन के नाम पर पूरा जोर लगाया जाएगा लोगों को बांटने का। पूरी कोशिश की जाएगी भारत को और भी डिस्टेबलाइज करने की। इंडिया अलायंस इतने समय से सोच रही थी कि हिंदुत्व को कैसे हराना है। उन्हें एक तरह से फॉर्मूला मिल गया और वो फॉर्मूला है एक्सट्रीम कास्ट पोलराइजेशन। सबको 100% रिजर्वेशन प्रॉमिस कर देंगे, जितनी आबादी उतना हक प्रॉमिस कर देंगे, सभी कास्ट के बीच में दुश्मनी पैदा करना शुरू करेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए काशी मथुरा, एनआरसी और पीओके जैसी चीजें जो हैं वो भारत के लोगों को भूल जानी चाहिए। दूसरी बात, मोदी को पहली बार एक कोalition गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी और पार्टनर्स के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। क्या मोदी ये कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, ऑलरेडी जेडीयू के स्पोक्सपर्सन केसी त्यागी ने कह दिया है कि नीतीश बाबू के साथ कोalition गवर्नमेंट बनाने के बाद वो सरकार से कास्ट सेंसस करवाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलवाना चाहते हैं। जेडीयू ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू ने भी आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस दिलाने की मांग रखी है। आपके मन में एक और सवाल ये भी होगा कि क्या जेडीयू और टीडीपी बीजेपी को छोड़कर इंडिया अलायंस ज्वाइन करके इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनवा सकते हैं? देखिए, उसके जवाब में मैं ये कहूंगा, जिस रामायण मूवी में रणबीर कपूर श्री राम बने हैं, उस मूवी की सक्सेस के चांसेस जितने हैं उतने ही चांसेस एनडीए के अलायंस पार्टनर्स का एनडीए छोड़कर इंडिया अलायंस में जाने के हैं। क्योंकि देखिए, अगर इंडिविजुअली टीडीपी या जेडीयू एनडीए को छोड़ के इंडिया अलायंस में जाती है, तब भी उनके पास उतनी सीटें नहीं रहेंगी कि वो गवर्नमेंट बना पाएंगे और वो एनडीए की मेजॉरिटी को खत्म भी नहीं कर पाएंगे अकेले। अगर दोनों टीडीपी और जेडीयू छोड़कर चले गए, तब भी इंडिया अलायंस के पास 20 सीटों की कमी रहेगी और एनडीए जो है वो इंडिपेंडेंस का इस्तेमाल करके किसी न किसी तरह से बना लेगा गवर्नमेंट और बेसिकली एक तरह की हंग पार्लियामेंट हो जाएगी, जिसका मतलब कि दोबारा इलेक्शन करने पड़ेंगे। उसके ऊपर से एलजेपी का चिराग पासवान और जनसेना के पवन कल्याण दोनों बीजेपी के बहुत बड़े सपोर्टर्स हैं और इससे क्लियर मैसेज जाता है जेडीयू को और टीडीपी को कि भैया छोड़ना नहीं है ये अलायंस। पर्टिकुलरली टीडीपी इस समय पे पवन कल्याण की जनसेना को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कप्पू कम्युनिटी है जो बहुत इन्फ्लुएंशियल है आंध्र प्रदेश की पॉलिटिक्स में, उनका बहुत सारा वोट जनसेना के पास गया है और उस कप्पू कम्युनिटी ने जनसेना की वजह से टीडीपी को वोट दिया है। 2019 में कप्पू कम्युनिटी ने टीडीपी को वोट नहीं दिया था, जिसकी वजह से इतनी बुरी तरह से टीडीपी हारी थी। तो टीडीपी तो देखिए मुझे नहीं लगता छोड़ के जाएगी। सिमिलरली नीतीश कुमार के पास भी क्या इंसेंटिव है इंडिया अलायंस में जाने का? जो एम्बिशन उनके पास है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो एम्बिशन उनका एनडीए में भी पूरा हो सकता है। क्या वहां 15 पार्टियों के साथ जाके भाषण करेंगे? चंद्रबाबू नायडू के लिए मेन इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आंध्र प्रदेश डेवलप हो, अमरावती को जो स्टेट कैपिटल बनाना है उसके लिए लैंड मिले, फंडिंग मिले, वो बीजेपी उनके लिए करवा देगी। इसीलिए जो ब्रॉड पॉलिसीज हैं वो जिस तरह से 2019 में चल रही थी उसी तरह से चलती रहेंगी। जहां तक फॉरेन पॉलिसी है, रशिया के साथ रिलेशन, चाइना, पाकिस्तान, यूएस, वो भी नहीं बदलेगा। इकोनॉमिकली भी अगर आप देखिए तो टीडीपी और बीजेपी डिसएग्री नहीं करते और जेडीयू भी आइडियोलॉजिकली इतना रिजिड नहीं है इकोनॉमिकली, एज लॉन्ग एज बिहार को पैसे मिलते रहे। इकोनॉमी के एंगल से अगर आप देखें भी तो अगर आप लोग ये चिंता कर रहे हो कि भाई कोलिशन में क्या बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे, तो अगर आप इंडियन हिस्ट्री को भी देखेंगे तो कोलिशन गवर्नमेंट ने कई बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीजंस लिए हैं। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने इंडियन इकोनॉमी को कोलिशन गवर्नमेंट के साथ लिबरलाइज किया था। इसी दौर में इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी बना था। 1996 से 1997 में सिर्फ 10 महीनों की कोलिशन गवर्नमेंट में पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज के रेट्स को कम किया था। एनडीए की कोलिशन ने 1999 से 2004 के बीच में फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट लॉ लाया था। लॉस मेकिंग पीएसयूज में डिसइन्वेस्टमेंट भी किया था। तो ऐसी बात नहीं है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बड़े बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पास नहीं कर सकती। तो देखिए, क्या यहाँ पर सिर्फ बीजेपी के लिए नेगेटिव्स हैं? क्या इस रिजल्ट का ये मतलब हुआ कि भाई मोदी मैजिक बेसिकली खत्म हो गया? देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि बीजेपी के पास अंडर परफॉर्मेंस करने के बावजूद भी 240 सीटें आई हैं, जो कि पूरी इंडिया अलायंस कंबाइंड से भी ज्यादा है। यानी नेशनली मोदी जी से लोग प्यार अभी भी करते हैं। और रिसेंटली कुछ इंडिपेंडेंट्स को जोड़ के जो एनडीए की अलायंस है वो 300 सीट पार भी जा चुकी है। ब्रॉड पॉलिसी लेवल पर एनडीए के पार्टनर्स में अग्रीमेंट भी है। इसका मतलब देश की ग्रोथ एटलीस्ट इकोनॉमिकली इसी तरह से बढ़ती रहनी चाहिए। और पॉजिटिव्स भी ये हैं कि भले ही इस इलेक्शन में तमिलनाडु में कोई भी सीट नहीं मिली हो, लेकिन बीजेपी ने अपना वोट शेयर 10 से 11% तक कर दिया है तमिलनाडु में, जो कि 2019 के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 3 या 4 गुना ज्यादा है। केरला में भी बीजेपी ने अपना वोट शेयर इंक्रीज किया है और
बीजेपी ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार केरला में लोकसभा की सीट जीती है। बीजेपी ने केरला में भी सीट जीती है। हमारे केरल के कार्यकर्ताओं ने बहुत बलिदान दिए हैं। इन्होंने अकेले इलेक्शन लड़ा पंजाब में, और भले ही कोई सीट नहीं जीती हो, लेकिन इन्होंने अपना वोट शेयर पंजाब में डबल किया है पिछली बार से। 2019 में इनका वोट शेयर 6.6% था और इस इलेक्शन में इनका ऑलमोस्ट 20% था। इनफैक्ट बीजेपी का वोट शेयर इतना बढ़ा है कि अकाली दल से भी 5% ज्यादा वोट शेयर मिला है बीजेपी को पंजाब में। ऑब्वियसली ओडिशा में बीजेपी की बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है। बीजेपी अब वहां की लार्जेस्ट पार्टी है और पोटेंशियली वहां पर गवर्नमेंट भी बनाएगी। भाजपा उड़ीसा में सरकार बनाने जा रही है और लोकसभा चुनाव में भी उड़ीसा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जो नॉर्थ ईस्ट के सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज हैं, वो अभी भी बीजेपी का गढ़ है। बीजेपी ने बिहार में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हो सकता है कि फाइनली बिहार में एक टैलेंटेड यंग बिहारी लीडर निकल कर आया है चिराग पासवान के रूप में, जिसका 100% स्ट्राइक रेट था 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में। जिस सीट पे वो लड़ा है वो सीट उसने जितवाई है बीजेपी के लिए। उसको कंपेयर कीजिए तेजस्वी यादव से, जिसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 20% है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। चिराग पासवान प्रो हिंदुत्व भी है, उसका एक डेवलपमेंटल माइंडसेट भी है, और अगर बीजेपी उसको ग्रूम करे तो वो एक बहुत बड़ा बिहार में यंग लीडर निकल कर आ सकता है। उसकी फैमिली की पेडिग्री भी है, जो कि बिहार को आगे ले जाने के लिए, यूपी की तरह ही डेवलप करने के लिए एक अच्छा लीडर हो सकता है, साबित हो। और मेन पॉजिटिव देखिए, मोदी को ये लेना चाहिए इस इलेक्शन से कि भाई लोगों ने आपको एक मैसेज भेजा, लेकिन ऐसा मैसेज नहीं भेजा कि आपको लात मार के पावर से ही निकाल दिया। लोग आपसे प्यार अभी भी करते हैं, बस आपको एक मैसेज भेजना चाहते थे। आपने 2004 में जो वाजपेयी जी के साथ हुआ वो अवॉइड कर लिया। घाव लगा लेकिन खत्म नहीं हुए। सेटबैक के बावजूद आपको 240 सीटें आई, और जो कहावत है आएगा तो मोदी ही, वो कहावत तीसरी बार सच हुई। और राहुल गांधी के पीएम बनने का सपना आज भी सपना ही है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। जहां तक बीजेपी एंड मोदी आर कंसर्न, वो कहावत है ना, यू कम एट द किंग यू बेस्ट नॉट मिस। वेल दे मिस्ड, क्योंकि आप देखिए बीजेपी को सेटबैक से अडेप्ट करना एक्चुअली काफी अच्छे से आता है। आप याद कीजिए ऐसी ही सिचुएशन बीजेपी के साथ गुजरात में 2017 में हुई थी। आप ये इलेक्टोरल मैप देखिए गुजरात का 2017 का, आधा ब्लू हो रखा है। और गुजरात ऐसा स्टेट है जो बीजेपी और मोदी का गढ़ माना जाता है। उसके बावजूद बीजेपी बहुत ही नैरो मार्जिन से गुजरात को जीती थी। 2017 में कांग्रेस ने पिछले 32 साल के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा सीट्स और वोट शेयर जीता था। ये कांग्रेस के लिए एक हिस्टोरिक परफॉर्मेंस मानी जाती थी और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। 2024 की तरह ही सेटबैक हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ, और बीजेपी ने इस सेटबैक से सबक सीखा। और 2022 के असेंबली इलेक्शंस में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने एक सुपर मेजॉरिटी जीती 156 सीट्स लाकर। इतनी सीटें गुजरात की हिस्ट्री में किसी पार्टी ने नहीं जीती हैं। The BJP has raced to its best ever result in Gujarat with the Aam Aadmi Party cutting into Congress votes. कांग्रेस को 30 साल के कंपैरिजन में अपनी लोएस्ट टैली मिली सीट्स की 2022 के इलेक्शंस में। और देखिए ये इलेक्टोरल मैप कैसे भगवा हो रखा है। और आप देखिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, इन सब में बीजेपी हारी 2018 में, लेकिन बीजेपी ने इन सेटबैक से सबक सीखा, अडेप्ट किया और 2023 में सारे इलेक्शंस जीते। तो इस पार्टी को क्लियरली इंट्रोस्पेक्ट करना आता है, अडेप्ट करना आता है और अपनी गलती से सीखना आता है। इतना तो आपको मानना पड़ेगा। तो जो बीजेपी ने बिहार में और उड़ीसा में अच्छी परफॉर्मेंस की है, उसको वो कंसोलिडेट कर सके और यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे स्टेट्स में जो अपनी परफॉर्मेंस दी थी, उस परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। तो 2029 का जो रिजल्ट है वो 2019 जैसा ही दिख सकता है। तो कंक्लूजन में बीजेपी को और पॉलिटिकल पार्टीज को लेसन्स क्या सीखने चाहिए 2024 के इलेक्शन से? देखिए, लोकल लीडरशिप को ट्रस्ट कीजिए और उनको रिस्पेक्ट दीजिए। योगी और चिराग पासवान जैसे लीडर्स को अपने स्टेट्स में छूट दीजिए और सेंट्रल कमांड से माइक्रो मैनेजमेंट इन लीडर्स की मत कीजिए। इंडिया अलायंस के एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म की स्ट्रेटजी का जवाब आप भी एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म से ही दीजिए। 2014 और 2019 में आपने लेफ्ट पार्टीज को लेफ्ट से ही फ्लैंक किया था। आपने जैम ट्रिनिटी दी, उज्ज्वला, मुद्रा, टॉयलेट्स, इन सब स्कीम्स के थ्रू। अब अगर वो लोगों के पॉकेट में पैसे प्रॉमिस कर रहे हैं तो आप भी कीजिए और उनसे भी ज्यादा एफिशिएंट तरीके से कीजिए। इलेक्शन के दिन के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस के ऑफिसेज के सामने उन औरतों की लाइन लग गई जिन औरतों को
राहुल गांधी ने ठगाठक पेमेंट प्रॉमिस की थी, लेकिन उनको कुछ पेमेंट मिला ही नहीं। पब्लिक है और मुस्लिम महिलाएं हैं, साफ तौर से कांग्रेस पार्टी ऑफिस के बाहर पहुंची हैं। इनको फॉर्म नहीं दिया गया, आरोप ये लगा रही हैं और ये सभी फॉर्म को लेने आई हैं। आप देखिए काफी देर से खड़ी और मिलेगा भी नहीं अपेरेंटली, कि कांग्रेसी भी बोल रहे हैं कि ये तो भैया पब्लिसिटी स्टंट था। हम लोगों ने गारंटी कार्ड बनवाया था प्रचार के लिए। अब वो इनोसेंट महिलाएं हैं, उनको समझ में नहीं आया होगा। वो माताएं पहले यहाँ आ गई ये सोच के कि शायद कांग्रेस के दफ्तर से पैसा मिलेगा, वो इनोसेंट लोग हैं। ये तो सामान्य बात है कि पार्टी दफ्तर से कोई पैसा नहीं मिलता। और औरतों के लोगों के पॉकेट में जो पैसे जा रहे हैं, उस प्रोसेस को आप एकदम एफिशिएंट बना दो कि पैसे आपके अकाउंट में हर महीने मक्खन की तरफ पहुंच जाएंगे, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर इंडिया अलायंस कास्ट के बेसिस पर देश को बांट रहे हैं, तो आप ऊनो रिवर्स कर दो, उनकी एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म की स्ट्रेटेजी चुरा लो और उस एक्सट्रीम वेलफेयरिज्म की स्ट्रेटेजी को हिंदुत्व से लिंक कर दो, कास्ट डिवीजन को नलिफाई करने के लिए। एक तरफ सबके पॉकेट में पैसा डालो, दूसरी तरफ उनको हिंदुत्व से जोड़ते रहो और रीजनल लीडर्स को भी शायद रिस्पेक्ट देना शुरू करो। पंजाब में हो सकता है अकालियों के साथ रिलेशनशिप दोबारा बनाइए, क्योंकि अब अकाली आपके सीनियर पार्टनर नहीं है, अब अकालीस और आप सेम लेवल पर हैं। तो इक्वल्स की तरह पंजाब में अप्रोच कीजिए। अकालीस भले ही प्रो भिंद्रन वाले हों, लेकिन सेपरेटिज्म एटलीस्ट ओपनली सपोर्ट नहीं करते। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे के साथ दोबारा रिलेशनशिप बनाए। ऑलरेडी इलेक्शन के एक दिन के बाद भी अफवाहें फैलना शुरू हो गई थी कि पोटेंशियली उद्धव ठाकरे ने एनडीए के साथ निगोशिएट करना शुरू कर दिया है। Uddhav Thackeray not present in the meeting today. Unwell, many people say, but the fact is these 9 members of parliament doesn't make Uddhav Thackeray very big to bargain much in this alliance. People say, and I'm telling you, these are the whispers in the corridor. Uddhav Thackeray sending a bit of feelers, trying to get back to the NDA. Better because the ideologies of the alliance are more stable there. Clearly, face savers will have to be found, determined, and given to Uddhav Thackeray. But he'd rather be, that's how whispers in the corridors are going, that he'd rather be present with the NDA than with the India alliance, where he clearly does not have the clout as of now with the numbers that he has in this, in the Lok Sabha. और देखिए सेंस भी बनता है कि उद्धव ठाकरे की जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो इंडिया अलायंस में तो मेल खाएगी नहीं। उनका नेचुरल बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ मेल खाता है। कई सालों से ये महाराष्ट्र में पार्टनर्स रह चुके हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन भी आने वाले हैं। महाविकास आघाड़ी में ऐसे भी मतभेद होता रहता है। अगर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को अप्रोच किया और बोला कि आपको सीएम बना देंगे, तो आई थिंक उद्धव ठाकरे दोबारा एनडीए में आने को तैयार हो जाएंगे और कास्ट मैट्रिक्स को दोबारा स्टडी करें, उसको इंप्रूव करें, लोकल लीडर्स की बात सुने, कैंडिडेट्स को चुनते समय एरोगेंस थोड़ा कम करें। और फाइनली बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड ये दिखाता है कि बीजेपी जनरली अपनी गलतियों से सीखती है। तो क्या वो अपनी गलतियों से सीखकर 2029 के रिजल्ट को 2019 जैसे रिजल्ट में तब्दील कर सकती है? ये तो समय ही बताएगा। और देश के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय और खासकर हिंदू कभी निराशावादी नहीं हो सकता। तो देखिए, बीजेपी वाले बनिए, कांग्रेसी बनिए, समाजवादी पार्टी वाले बनिए, लेकिन निराशावादी मत बनिए। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से क्या मोदी मैजिक खत्म हो गया है? क्या बीजेपी को एक नया लीडर चुनना चाहिए? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड